नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। बीजेपी को करना है ओवरटेक, राज्यों में विपक्ष होगा एक। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज सीधी और एकदम साफ चर्चा की जैसे त्रिपुरा में धुर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस और लेफ्ट बीजेपी को हराने के लिए एक हो गए हैं, क्या वैसे ही यूपी में, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वहां मायावती और अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ एक होंगे? बड़ा सवाल है। चर्चा इसीलिए क्योंकि त्रिपुरा लेफ्ट का गढ़ रहा है, सालों से रहा। 2019 में हार के बावजूद लेफ्ट को 40% के करीब वोट मिले थे और कांग्रेस को केवल 1.5% वोट शेयर था उनके पास। और इसके बावजूद त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट साथ आ गए हैं। बिहार में नीतीश और लालू साथ आ गए। आपने जिस तरीके से नीतीश कुमार को सुना था, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आ गए। यूपी में मायावती और अखिलेश एकला चलो का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो फिलहाल यही है तस्वीर में। दोनों नेता ऐलान कर चुके हैं कि अब चुनाव अपने दम पर लड़ा जाएगा, किसी के साथ गठबंधन हम नहीं करेंगे। हालांकि आप ये भी समझते हैं, जानते हैं कि राजनीति है ये, यहां पर संभावनाओं का खेल होता रहता है। आज ऐलान, कल नया प्लान भी बन सकता है। तो क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्षी दल अपने क्षेत्रीय मुद्दे छोड़कर एक साथ हो पाएंगे? क्योंकि अकेले हिंदी बेल्ट में बीजेपी ने 2019 में 180 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती थी। भले ही इस बार उनके कुछ साथी उनसे दूर हो गए हों, लेकिन अगर वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे तो फायदा उनका ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे के साथ वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बिहार में भी भले ही वो पहले से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या बीजेपी और मोदी विपक्ष पर भारी पड़ेंगे या विपक्ष एकजुट होकर मोदी और बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, ये सवाल है। इसी मुद्दे पर करने वाले हैं आज हम गंभीर विश्लेषण। लेकिन आज त्रिपुरा में वोटिंग भी हो रही है, आप जानते हैं, जिसके नतीजे विपक्षी एकता के लिए नया संदेश लेकर आ सकते हैं। तो चलिए त्रिपुरा के बहाने पूरे देश के समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं और सीधे राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। राजीव, आप तो त्रिपुरा से वापस लौटे हैं और आज वोटिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं, तो वहां का समीकरण तो आप समझाएंगे ही दर्शकों को। और मेरी जब आपसे बात हो रही थी, जब त्रिपुरा में थे, तो आपने कहा था कि इस बार समीकरण बदले हुए हैं और इसी के सहारे हम देश का भी समीकरण आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो जैसे त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस साथ आ गए, कोई नहीं सोच सकता था कि ये साथ आ सकते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में एक बार हम सोच लें कि मायावती और अखिलेश साथ आ सकते हैं? अभी तो हालांकि ना कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखिए विपनेश, पहली बात तो ये है कि न्यूज़ 24 ही एक ऐसा चैनल है जिसने त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनाव और वहाँ के सियासी समीकरण को दिखाने का काम किया। इसके पहले भारत के नक्शे पर त्रिपुरा कहीं दूर दराज का इलाका माना जाता था सियासी तौर पर। वहाँ लेफ्ट की सरकार लंबे समय तक रही थी। जब पिछली बार 2018 में बीजेपी ने सरकार बनाई, तब से उसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होना शुरू हुआ। बात यह है कि त्रिपुरा 1972 में राज्य बना और 50 साल में 35 साल वहाँ शासन किया लेफ्ट ने, 10 साल कांग्रेस पार्टी ने और 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए क्योंकि दर्शकों को त्रिपुरा के बारे में और उसकी जो इस बार चुनाव हो रहा है और रोचक और किस तरह से लेफ्ट कांग्रेस ने हाथ मिलाया और इसका राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर पड़ेगा, ये बताने के लिए। देखिए, त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट रहा है अंग्रेजों के ज़माने में और उसके पहले भी। वहाँ पर माणिक्य राजवंश ने शासन किया है। उसी माणिक्य राजवंश के राजा प्रद्युत ने इस बार एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है त्रिपुरा मोथा, और वही पार्टी ये तय करेगी कि इस बार के चुनाव में क्या होगा। त्रिपुरा मोथा के वो राजा 45 साल से कुछ ज़्यादा के हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, किडनी में प्रॉब्लम है और उन्होंने अपनी एक पार्टी इसके पहले 2 साल पहले बनाई। उसके पहले वो कांग्रेस पार्टी में लगातार रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। 2019 में अपनी बहन को लंदन से बुलाकर लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया, लेकिन हार गए। उनकी बहन चुनाव हार गई। तो त्रिपुरा का मामला ये है कि त्रिपुरा जिस जगह पर जहाँ पर है वो भारत के एक अलग एक तरह से बिल्कुल अलग हिस्सा है। जब तक भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक कोलकाता से अगरतला जाने में की दूरी, सड़क की दूरी 350 किलोमीटर थी विपनेश। और जब ये बंटवारा हो गया, बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, तब कोलकाता से त्रिपुरा अगर आप जाएंगे तो 1700 किलोमीटर आपको सड़क से सफ़र करना पड़ेगा। दूसरी बात,
जब भारत आज़ाद हुआ उसके 2 साल के बाद 1949 में त्रिपुरा ने भारत में मिलने का फैसला किया। तो जो विभाजन के वक्त जो दंगे हुए थे, जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो जो बांग्लादेश का वो पार्ट जो त्रिपुरा से सटा हुआ है वो 3 तरफ से सटा हुआ है। तो बंगाली हिंदू पॉपुलेशन भारी संख्या में त्रिपुरा की तरफ आई और उधर कुछ बंगाल की तरफ गई। तो जो त्रिपुरा में आई तो उससे हुआ क्या कि त्रिपुरा एक भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। 50% वहाँ पर फॉरेस्ट है, जंगल है। वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, 19 शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और उन्हीं का डोमिनेंस था, राजा उन पर राज करते थे और उन्हीं का डोमिनेंस था पूरी जनसंख्या में। लेकिन जो प्लेन का इलाका है वहाँ पर जब बंगाली हिंदू फैमिलीज 1947 के बाद और बांग्लादेश वॉर के बाद 1971, इन 2 मौक़ों पर इतनी भारी संख्या में बंगाली हिंदू फैमिलीज वहाँ पर आकर के बस गई कि पॉपुलेशन में आज की तारीख में 70% बंगाली हैं और 35% जो है SC ST है, माफ़ कीजिएगा ST है। तो अब हुआ क्या, वहाँ पर 60 सीटों में 30 सीटें आरक्षित है जिसमें 20 STs के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। वो 20 तो जब 1972 के बाद जब स्टेट बना, चुनाव हुआ, 1980 में जाकर के एक बहुत ज़बरदस्त दंगा हुआ। किसमें? शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, वहाँ के स्थानीय निवासियों में और बंगालियों में। और वो दंगा इतना भयानक था कि उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई, डेवलपमेंट के पहाड़ों के लिए स्वायत्तता की बात की गई, उनको अधिकार दिया गया, तमाम चीज़ें की गई, 20 उनकी सीटें हुई। वो 20 सीटें, और दूसरी बात बंगालियों की भारी जनसंख्या की वजह से वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की साए की तरह थी, छाया की तरह थी। तो जैसे ही बंगाल में सरकार बनी लेफ्ट फ्रंट की, वैसे ही त्रिपुरा में बनी और वैसे ही जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गरीब तबका है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, उनमें बहुत पैठ लेफ्ट पार्टीज ने बना ली। लेकिन 80 के दंगे के बाद धीरे धीरे वहाँ के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे वो संगठित होना शुरू हुए। पहले तो वो बहुत उग्रवादी संगठन के तौर पर थे। विजय राखाल ने एक संगठन बनाया था जो उग्रवादी चरमपंथी माना जाता था। वो विजय राखाल, उन्होंने बाद में सरेंडर किया, बहुत बूढ़े हो चुके हैं। वो विजय राखाल फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एक साथ करने के लिए इस बार के चुनाव में प्रद्युत मानिक की मंच पर वो विजय राखाल है और राजा वहाँ का, त्रिपुरा का राजा विजय राखाल का सिर पर अपने हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ये इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो वो जो 20 सीटें हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की, वो चुनाव में बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, क्योंकि 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ IPFT, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एक पार्टी थी जो ज़्यादा अधिकारों की बात करती थी, IPFT के साथ गठबंधन किया था और उसकी वजह से 18 सीटें 20 में से बीजेपी गठबंधन ने जीत ली थी। इस बार प्रद्युत मानिक ने वो IPFT ख़त्म सा हो गया बिल्कुल। प्रद्युत मानिक ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एकत्रित करने का काम किया, एक जगह करने का काम। अब बात ये आई कि अब जो मेन बेस था लेफ्ट का, वहाँ पर प्रद्युत मानिक ने अपनी ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज करा दी। तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट और कांग्रेस के पास एक दूसरे से हाथ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन सवाल ये है, नेता और ऊपर के संगठन के लोग भले हाथ मिला लें, लेकिन नीचे जमीनी स्तर पर 40 सालों तक ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ती रही हैं। तो यही जो आज वहाँ सुदीप राय बर्मन, जो कि कांग्रेस के नेता थे, कद्दावर नेता थे, वही बीजेपी में गए और बहुत बड़ा कारण उनको माना जाता है त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार लाने का। अब वही सुदीप राय बर्मन जो मानिक सरकार से 30 साल से लड़ते रहे थे, इस बार के चुनाव में उन्होंने मंच शेयर किया सिर्फ इस बात पर कि लोकतंत्र को बचाने की ये दोनों पार्टियां मिली है। अब आप बताइए कि बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस ने हाथ मिलाया, उनका क्या हश्र हुआ? त्रिपुरा में हाथ मिलाया है, ये एक प्रयोग किया है, लेकिन अब एक केरल ही बचता है लेफ्ट का स्टेट, और केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने लड़ते रहे। आज़ादी के बाद से उन्हीं दोनों की सरकारें रही हैं। तो फिर अब केरल में जब चुनाव होगा और अगर ये दोनों आमने सामने क्या लड़ पाएंगे और दोनों ने हाथ मिलाया, तो क्या बीजेपी के लिए वहाँ रास्ता खुलेगा? पहली बात ये। दूसरी बात, आपने कहा अखिलेश और मायावती के हाथ मिलाने का।
देखिए अखिलेश और मायावती ने 2019 में भी चुनाव में हाथ मिलाया था, लोकसभा में नेताओं ने हाथ मिलाया था, स्टेज शेयर किया था, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का मैं अच्छी तरह से जानता हूं, सपा और बसपा का जमीनी कार्यकर्ता पिछले 30 वर्षों से सिर्फ टव्वल करता रहा है। उसको एक साथ एक मंच पर हाथी और साइकिल का झंडा बांधना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मायावती को तो 10 सीटें 0 से हो गई, लेकिन अखिलेश यादव को उसका कोई फायदा नहीं मिला और इन लोगों ने तुरंत गठबंधन तोड़ लिया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से 2024 की लड़ाई लड़ने के लिए और सिर्फ एक ही तरीका और एक ही फॉर्मूला है जो सूत्रों के मुताबिक शरद पवार विपक्षी दलों को देते हैं कि 543 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का एक कैंडिडेट हो और विपक्ष का सामूहिक रूप से एक कैंडिडेट हो, तभी आप भारतीय जनता पार्टी से 2024 की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अलग अलग रास्ते, अलग अलग विपक्षी पार्टियां रहेंगी और कांग्रेस पार्टी जी वो स्पेस लेने की कोशिश करेगी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास स्टेट्स में है, तो 2024 की लड़ाई ऐसे ही अलग अलग लड़ी जा सकती है। और दूसरी बात हमेशा चर्चा होती है कि बीजेपी चाहती है कि चेहरे पर चुनाव हो, विपक्ष चाहता है कि मुद्दे पर चुनाव हो। बिल्कुल राजीव, आपने बहुत अहम बात कही है। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।